नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के पतन की। एक ऐसे साम्राज्य की जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। ये कहानी है कि कैसे एक इतना बड़ा, इतना महान साम्राज्य अंदर ही अंदर से खोखला होकर बिखर गया, और ये सब हुआ सिर्फ 1.5 सदी के अंदर। जरा सोचिए, एक तरफ है वो महान मुगल जिन्होंने ताजमहल जैसी शानदार इमारतें बनवाई, जिनका राज एक बहुत बड़े ताकतवर साम्राज्य पर था। और दूसरी तरफ बाद के मुगल, जिनका राज एक कहावत में सिमट गया था, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब शाह आलम की बादशाहत दिल्ली से पालम तक ही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने महान शासकों का साम्राज्य इतना छोटा, इतना सिकुड़ कैसे गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1707 से। ये वो साल था जब आखिरी महान मुगल शासक औरंगजेब की मौत हुई, और बस इसी एक घटना ने, कह सकते हैं कि पतन की पहली ईंट रख दी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सत्ता का संघर्ष जिसने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। हाँ, तो ये जो साल था 1707, ये मुगल साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई, उसके तीनों बेटों में गद्दी के लिए एक भयानक लड़ाई छिड़ गई, और इसी लड़ाई ने शाही तख्त की कमजोरियों को, उसकी दरारों को पहली बार पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो अब हुआ ये कि जैसे ही दिल्ली में बैठे बादशाह की पकड़ कमजोर हुई, साम्राज्य की असली ताकत वो बादशाह के हाथों से फिसलने लगी। और ये ताकत गई किसके हाथ में? उन दरबारियों के हाथ में जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस दौर की अफरा तफरी को साफ साफ दिखाती है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 7 साल के अंदर तख्त कितनी बार बदला गया। और ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ, ये सब हुआ साजिशों और कत्ल के जरिए। जहांदार शाह पहले कठपुतली बादशाह बने, फिर फर्रुखसियर, उनकी हत्या तो उनके ही दरबारियों ने कर दी। और 1719 का साल तो कमाल ही था, इतना अस्थिर कि 2-2 बादशाह आए और उसी साल उनकी मौत भी हो गई। और पता है, इसी दौर में एक नया शब्द सामने आया, किंग मेकर्स, मतलब राजा बनाने वाले। ये ऐसे ताकतवर दरबारी थे जिनमें सबसे मशहूर थे सैयद ब्रदर्स, जो अपनी मर्जी से किसी को भी बादशाह बना देते थे और किसी को भी तख्त से उतार देते थे। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि असली ताकत बादशाह के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास है जो बादशाह को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद आए मोहम्मद शाह रंगीला। उन्होंने लगभग 30 साल राज किया, लेकिन उनका लंबा शासन भी इस गिरावट को रोक नहीं पाया। हाँ, ये सच है कि उन्होंने सैयद बंधुओं से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उनका ध्यान हुकूमत चलाने से ज्यादा नाच गाने और कला में था। वो खुद कथक के बहुत बड़े डांसर थे। और देखिए, होता यही है, जब दिल्ली में बैठे बादशाह का ध्यान भटकेगा तो दूर के सूबों में ताकतें तो सिर उठाएंगी ही, और बस साम्राज्य लगातार कमजोर पड़ता चला गया। तो साम्राज्य में दरारें तो पहले से ही पड़ रही थीं, लेकिन 1739 में एक ऐसा जबरदस्त झटका लगा जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। ये झटका था फारस के शासक नादिर शाह का हमला। एक ऐसा हमला जिससे मुगल साम्राज्य फिर कभी भी पूरी तरह से संभल नहीं पाया। लेकिन सवाल यह है कि नादिर शाह ने हमला किया ही क्यों? असल में यह हमला अचानक नहीं हुआ। इसकी वजह तब पैदा हुई जब बादशाह मोहम्मद शाह ने फारस के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने उन अफगान सरदारों को दिल्ली में पनाह दी जो नादिर शाह के दुश्मन थे। और इस हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को बुरी तरह से रौंद दिया गया। नादिर शाह ने दिल्ली का पूरा खजाना लूट लिया, शहर में कत्लेआम मचाया, और वो अपने साथ मुगल सत्ता की 2 सबसे कीमती चीजें भी ले गया। एक मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, और दूसरा कोहेनूर हीरा। ये सिर्फ पैसे या सोने का नुकसान नहीं था, ये इज्जत का, रुतबे का ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। तो सीधी सी बात यह है कि नादिर शाह के इस हमले ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, एक तरह से ऐलान कर दिया कि जो मुगल साम्राज्य कभी दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, वो अब अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। अब जब दुनिया को पता चल गया कि शेर बूढ़ा हो चुका है, तो गिद्ध तो मंडराएंगे ही। साम्राज्य की ये कमजोरी जैसे ही सामने आई, बाहर की ताकतों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। और इनमें सबसे आगे कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी, बल्कि एक हुकूमत करने वाली ताकत बन रही थी। शाह आलम द्वितीय के दौर तक तो हालत इतनी पतली हो गई थी कि ये कहावत मशहूर हो गई, सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब शाह आलम की बादशाहत दिल्ली से पालम तक है। सोचिए, कागज पर वो इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन असलियत में उनका राज बस एक शहर तक सिमट कर रह गया था।
और यहीं से सत्ता का ट्रांसफर बहुत तेजी से हुआ। देखिए कैसे। पहले 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुगल फौज की करारी हार हुई। फिर 1765 में अंग्रेजों ने बादशाह से इलाहाबाद की संधि साइन करवाई। इस संधि से उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए, यानी इन इलाकों से टैक्स वसूलने का पूरा हक। और इसके साथ ही मुगल बादशाह अब अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले एक मुलाजिम बनकर रह गए। चलिए अब इस लंबी कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, आखिरी मुगल बादशाह की दुख भरी दास्तां पर। वो एक बादशाह होने के साथ साथ एक शायर भी थे। एक ऐसा शायर जिसे अपनी आंखों के सामने अपने ही खानदान का सूरज डूबते हुए देखना पड़ा। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें दुनिया उनके शायराना नाम जफर से जानती है। उनकी कहानी सच में बहुत दुखद है। उनके पास शहंशाह हिंद का खिताब तो था, लेकिन असल में वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। हकीकत में उनके पास कोई ताकत, कोई अधिकार नहीं था। और फिर आया साल 1857, जब अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। तब बागियों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया, एक ऐसी लीडरशिप जो उन्होंने कभी मांगी ही नहीं थी। उन्हें जबरदस्ती एक ऐसी लड़ाई का चेहरा बना दिया गया जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। जब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, तो नतीजा भी बहुत साफ और आखिरी था। मुगल सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में अपनी आखिरी सांसें लीं। इस पूरी कहानी का अंत शायद बादशाह के अपने शब्दों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। उनकी शायरी में उनका दर्द, उनकी बेबसी साफ झलकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इतने बड़े साम्राज्य का पतन होना ही था, या ये हजारों छोटे छोटे गलत फैसलों और घावों का नतीजा था?